हाँ, बातें नहीं बच्चों। तो देखो, यहाँ पर हम बेटा कल बात कर रहे थे, सारे हमने पिगमेंट सिस्टम की बातें कर ली थी, है ना, क्लोरोफिल्स, कैरोटिनॉइड वगैरह। और आपने देखा क्लोरोप्लास्ट के बारे में, एब्जॉर्सन एक्शन स्पेक्ट्रा के बारे में, है ना। ये बच्ची तो नहीं आई ना सर 2-3 दिनों से। नहीं नहीं, ये बेटा पीछे। क्या नाम बेटा, क्या नाम है? साक्षी। साक्षी मेरी क्लास में ही पहली बार आई है क्या? ओके। तो बेटा, है ना, और देखिए, आपको मैंने एक आइडिया दिया था कि भाई जो फोटोसिंथेसिस में दो फेज होती हैं, लाइट फेज और डार्क फेज। तो जो लाइट फेज है उसमें क्या क्या हो रहा है, और डार्क फेज में क्या क्या हो रहा है, वही थोड़ा सा देखो रिवाइज ना थोड़ा सा कर दे हम। कि जो लाइट फेज होती है, आपको पता है कि वो लाइट की प्रेजेंस में ही होती है। और डार्क फेज लाइट पे डायरेक्टली डिपेंड नहीं करती, है ना बेटा, बट डिपेंड्स अपॉन द प्रोडक्ट ऑफ लाइट फेज। इनडायरेक्टली डिपेंड करती है, उसके प्रोडक्ट पे डिपेंड करती है ना। और इसके अलावा बेटा, देख रहा पीछे वाला खुला है बेटा, ये बंद करनी चाहिए क्या? तो हाँ, तो बेटा रे, क्या कह रहे थे हम? पता है जो लाइट फेज होती है, पीछे वाला खुला हुआ है बेटा, गेट देख लिया सर जी। हाँ। तो जो लाइट फेज होती है, वो लाइट फेज आप जानते थे, मैंने बताया था कि लाइट पे डिपेंड करती है डायरेक्टली, उसी की प्रेजेंस में होती है सनलाइट में। और बेटा ग्रेना में होती है, ग्रेना थालेकोइड्स में, या मैं बोलूं मेम्ब्रेनस सिस्टम में होती है। आप उसमें स्ट्रोमा लेमली भी काउंट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो डार्क फेज है वो स्ट्रोमा में होती है, स्ट्रोमा यानी जो मैट्रिक्स था, बिकॉज उसके जो एंजाइम्स हैं बेटा वो स्ट्रोमा में पाए जाते हैं। ये सब बताया था मैंने, है ना। और आपको पता है कि लाइट फेज के प्रोडक्ट क्या थे? एटीपी और एनएडीपीएस, मतलब मेनली। एक्चुअली ऑक्सीजन तो बाई प्रोडक्ट था, जो आगे यूज नहीं होना। प्रोडक्ट तो है ऑक्सीजन बहुत बड़ा, लेकिन जो एटीपी और एनएडीपीएस2 है ना, वो एसिमिलेटरी पावर है, जो हमें अपने पॉकेट में रखनी है। मतलब प्लांट अपने पॉकेट में रखता है संभाल के। क्यों? क्योंकि उसको वो डार्क फेज में यूज करना है। वो रुपया की तरह है, जैसे उससे कोई चीज खरीद सकते हैं ना, ऐसी वो वहां पर उस एसिमिलेटरी पावर को यूज करके CO2 को फिक्स करता है शुगर के फॉर्म में। CO2 का फिक्सेशन शुगर में होता है, ठीक है। तो बेटा, और आपको फोटो सिस्टम भी बताया था मैंने, लास्ट में मैंने फोटो सिस्टम भी बताया था कि देखिए ये जो लाइट फेज होती है, इसमें लाइट को कैप्चर करते कौन है? क्योंकि देखो चक्कर क्या है, हमें फोटोसिंथेसिस, चाहे किसी चीज को आप आगे पढ़ो पीछे पढ़ो, लेकिन एक उसकी नॉलेज पूरी हमें समझ में आनी चाहिए कि क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है। अगर बच्चे को जब ये समझ में आएगा ना, तो वो क्वेश्चंस में नहीं अटकेगा। प्रॉब्लम क्या होती है कि जब हम रट्टाफिकेशन में रहते हैं कि ये बस पोर्शन रट लिया, उसका आगे पीछे से कोई कनेक्शन ही नहीं बैठ रहा। पूरा चैप्टर कनेक्ट होना बहुत जरूरी होता है। तो लाइट फेज में सनलाइट को कैप्चर करने के लिए फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं, जो कि बेटा हाइलाकॉइड पे मेम्ब्रेन पर पाए जाते हैं या स्ट्रोमा लेमली पर पाए जाते हैं। ये जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, ये ग्रुप्स में पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं? ग्रुप्स में। दो टाइप के ग्रुप होते थे, एक होता था PS1, एक होता था PS2। तो बेटा जो PS1 और PS2 हैं, इन फोटो सिस्टम में लगभग हर एक फोटो सिस्टम में, या मैंने उसको नाम बताया था पिगमेंट सिस्टम, या फिर लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, ये कह सकते हैं पूरे। क्योंकि लाइट को हार्वेस्ट कर रहा है ना। इसमें पूरे में 250 से लेके 400 मैंने मॉलिक्यूल बताए थे पिगमेंट्स के, लगभग 250 से 400। और उसमें मैंने ये भी बताया कि जो मेन पिगमेंट है वो क्लोरोफिल ए होता है, चीफ पिगमेंट, है ना। नहीं, रिएक्शन सेंटर तो उसका होता ही होता है वैसे, ओवरऑल भी चीफ पिगमेंट है, सबसे ज्यादा वही होगा। और बाकी के एसेसरी पिगमेंट्स में क्लोरोफिल बी होता है, कैरोटिनॉइड्स, जेंथोफिल्स होते हैं। अंडरस्टूड। और बेटा ये बताया था कि एक क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल स्पेशल होता है, जो रिएक्शन सेंटर की तरह काम करता है।
जैसे हमने बोला था कि घर में हमारे जैसे टीवी है ना? तो वो टीवी में ही तो देखते हैं आप। ऐसा तो नहीं है कि कोई मूवी देखने छत पे जाता है, एंटीना पे, एंटीना की तरफ को देखता है। एंटीना में कहां से मूवी आएगी? एंटीना तो सिग्नल कैच करेगा। ऐसे ही वो एंटीना मॉलिक्यूल्स तो लाइट को ट्रैप करते हैं, डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को, और देते हैं रिएक्शन सेंटर को। रिएक्शन सेंटर में ये क्षमता है, पावर है, एबिलिटी है कि वो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट सभी वेवलेंथ को एक लिमिट तक की, अगर PS2 का रिएक्शन सेंटर है तो 680 तक की वेवलेंथ्स को सारी को एब्जॉर्ब कर सकता है जो भी उसको दे रहे हैं। और अगर PS1 का है तो 700 नैनोमीटर तक की वेवलेंथ कर सकता है ना बेटा? क्योंकि उससे ऊपर कोई, ये जो पूरे पिगमेंट सिस्टम में उस रिएक्शन सेंटर से ऊपर कोई एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। हाईएस्ट जो एब्जॉर्प्शन करेगा ना वेवलेंथ की, लाइट की, वही करेगा बेटा। ठीक है, मतलब वही एक उनका प्रिंसिपल है ना? नहीं, तो ये बातें अपन लोगों ने पढ़ ली थी। और अपन लोगों ने एक्शन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा पढ़ लिया था बेटा, कि ये जो क्लोरोफिल्स वगैरह हैं ये कौन सी लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, कौन सी लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं मेनली? ब्लू लाइट को सबसे ज्यादा, और रेड रीजन। और सबसे ज्यादा ओवरऑल एब्जॉर्प्शन ब्लू लाइट का होता है, ब्लू रीजन का। क्योंकि चक्कर क्या है, वहां पे तो कैरोटीनॉइड केवल उसी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। कैरोटीनॉइड तो आपने देखा था उसमें उसी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो एब्जॉर्प्शन भी उसी में ज्यादा होगा और एक्शन भी ज्यादा होगा। एक्शन भी ज्यादा होगा, यानी आप जानते हैं जो लाइट एब्जॉर्ब होगी तो फोटोसिंथेसिस भी तो उसी में होगी ना। ये थोड़ी कि जो एब्जॉर्ब भी नहीं हो रही है फोटोसिंथेसिस किसी दूसरे में हो रही है, ऐसा क्यों होगा? तो ये सब बातें अब असली मुद्दे पर आ जाती हैं। यानी अब जो लाइट फेज थी, जो हमने पहले है ना समराइज बातें की थी ना, अब उसकी बात डिटेल में करेंगे। आपको पता है कि लाइट फेज में क्या बताया था हमने, समराइज जो करके बताया था कि वाटर होता है बेटा, और वाटर का फोटोलिसिस होके ऑक्सीजन निकलती है। लेकिन इसमें खास बात क्या है, क्या यूटिलाइज होता है बेटा? एडीपी और एनएडीपी। नहीं बेटा, बस एनएडीपी। और जो निकलता है, बनता है हमें एटीपी प्लस NADPH2। देखिए, इसको हम दो पार्ट में स्टडी कर सकते हैं पूरी लाइट फेज को। दो पार्ट कौन कौन से बेटा? एक होता है फोटोलिसिस ऑफ वाटर, और एक होता है फोटोफॉस्फोराइलेशन। एक होता है बेटा फोटोलिसिस ऑफ वाटर, और एक होता है फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है, तो देखिए दो पार्ट है। फोटोलिसिस ऑफ वाटर में क्या होता है एक्चुअली, मैं देखो ध्यान से सुनना मेरी बात। वो जो मैंने पिगमेंट सिस्टम दिखाया, फोटो सिस्टम नहीं बना के दिखाया था मैंने कल एक, तो उसमें आपने नोटिस किया था कि उसमें देखो यहाँ पे एक दोबारा से थोड़ा सा देता हूँ आइडिया में। नमस्ते बेटा, ये पहली बार आई है अभी, है ना? तभी नमस्ते कर रही है। मैं नहीं, मतलब ये छोरी इसीलिए के मतलब है ना कि हाँ मैं आ गई अटेंडेंस। तो बेटा रे, देखिए
ये रिएक्शन सेंटर है। देखिए ध्यान सुने। तो बेटा जब लाइट पड़ती है, आप जानते हैं जो एंटीना मॉलिक्यूल्स हैं, एंटीनी मॉलिक्यूल्स, वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करके और रिएक्शन सेंटर को पहुंचाते हैं। रिएक्शन सेंटर जब इलेक्ट्रॉन एमिट करता है बेटा, लाइट एब्जॉर्ब करके, तो वो अपनी केमिस्ट्री की बात है थोड़ी सी, कि अपनी ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है। भाई इलेक्ट्रॉन उसने लूज कर दिया, है ना। और वो इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कैरियर्स अभी दिखाऊंगा मैं, अभी लाइट फिजिक्स में आप यही पढ़ोगे, फोटो फॉस्फोराइलेशन में पढ़ोगे आप कि कैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट की चेन है। एक्चुअली एनसीईआरटी ने तो बस नाम दे दिया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या सिस्टम। हम उसमें कंपोनेंट भी पढ़ेंगे ना, कि किस किस को जाता है, वो जरूरी है पढ़ना। तो बेटा वो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स पे चला जाता है इलेक्ट्रॉन। अब एक बात बताओ, अब ये दोबारा लाइट पढ़ के इलेक्ट्रॉन एमिट, तभी तो इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है जब इसको कहीं से कोई पहले इलेक्ट्रॉन दे दे, है ना। और जैसे मान लो ये बच्चे के पास में, क्या नाम है, तुषार, इसके पास 10 रुपये है ना, जो कि 10 रुपए तो ऐसे हैं कि जो इसको जिंदा रहने के लिए जरूरत है, मतलब कोई भी चीज समझ लो उसको, एक एनर्जी समझ लो आप। ठीक है। अब इसको 20 रुपए टोटल कितने, 20 है, और 10 रुपए ऐसे हैं जो इसको जिंदा रहने के लिए जरूरी है। ये किसी को तब दे सकता है जब 20 होंगे कम से कम, तभी तो 10 देगा। तो क्या नाम भाई तेरा, विजय। तो विजय को इसने 10 रुपए दे दिए, तो उसके पास 10 रह गए। अब ये किसी को नहीं दे सकता, क्योंकि खुद को लिए तो सरवाइव करने चाहिए। अब अब दूसरा कोई आ गया कि भाई 10 रुपए हमें दे दो, है ना। इधर ये बच्चा आ गया, बच्चे ने कहा भाई 10 रुपए। अब ये 10 रुपए कहाँ से दे, है ना। और क्योंकि अब उसके पास होंगे तभी तो देगा। तो फिर इसको किसी, मान लीजिए किसी और से वो 10 रुपीज और मिलेंगे, तो इसके पास 20 हो गए। अब ये दे सकता है अगेन, है ना। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि जो उसका वो इलेक्ट्रॉन की कमी आई है, कमी। अच्छा एक और चीज, ये जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं ना, इनको बोला था हॉट इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोला जाता है, जब ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में आता है ना रिएक्शन सेंटर, तो इलेक्ट्रॉन निकलने वाले क्या बोले जाते हैं। और बेटा रे, इसकी वजह से इसके इलेक्ट्रॉन की जो कमी होती है, इलेक्ट्रॉन का एक खड्डा हो गया, खड्डा क्रिएट, कमी, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन होल। इलेक्ट्रॉन होल हो गया, है ना बेटा। अब उस गड्ढे को भरा जाएगा, तभी तो उसमें दोबारा गड्ढा कर सकते हो। तो वो कहीं से इलेक्ट्रॉन चाहिए, उसी कमी को पूरा करता वाटर। वाटर की फोटोलिसिस होके या सनलाइट के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होके, और बेटा रे वो इलेक्ट्रॉन मिलते हैं रिएक्शन सेंटर। ठीक है। वो इलेक्ट्रॉन, अच्छा एक और चीज है, अभी मैं जस्ट पढ़ाऊंगा आगे तुम्हें। दो, आप जानते हो दो फोटो सिस्टम है, PS1 PS2। तो इसमें जो वाटर की फोटोलिसिस होती है ना, वो PS2 पे होती है। कहां पर होती है, इसलिए मैंने यहाँ पे 680 वाला लिखा है, P680, है ना। तुम जानते हो कि वो PS2 का रिएक्शन सेंटर है। ये सब तो तुम्हें पता ही है, कल सब अपनी बातें हो गई। तो बेटा रे, देखना, ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, वाटर का ब्रेकडाउन हुआ, ऑक्सीजन निकल गई, प्रोटॉन है, ये H। तुम एक बात तो जानते हो ना, बेसिक बात एकदम, कि H मैंने पहले ही बताया है तुम्हें, H एटम में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन दोनों होते हैं, है ना बेटा, H+ और H ई इलेक्ट्रॉन, H- नहीं गंसू। है ना बेटा। तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, तो ये पूरी एक चेन होती है, अभी बताएंगे वही, कि एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर दूसरा लेगा, तीसरा लेगा, चौथा, ऐसे चलती जाती है। तो ये इसको कंपनसेट, इसके पास जो कमी आ रही है इलेक्ट्रॉन की, कौन कर रहा है, वाटर। वाटर की फोटोलिसिस हो रही है।
आप ये देखिए, जो फोटोलिसिस है, ये मानते हैं कि एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स करा रहा है, लेकिन उसके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है अभी। इट इज कॉल्ड मैंगो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। क्या बोला जाता है? मैंगो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स कराने वाला जो एंजाइम कॉम्प्लेक्स है। तो भाई याद है, मिनरल न्यूट्रिशन मैंने बताया था कि मैग्नीज, एमएन फोटोलिसिस के लिए जरूरी होता था, क्लोरीन। हाँ, तो MnCl2 उसमें मेन रोल प्ले करता है। तो चलिए उधर अलग से लिख देंगे। तो पहले हम बात किसकी कर रहे हैं बेटा? ये फोटोलिसिस की है ना। आप जानते हैं कि दो पार्ट होने बताए, उसमें फोटोलिसिस ऑफ वाटर हम पढ़ा रहे हैं आपको। जी गुरुजी। इसको बेटा फोटो स्प्लिटिंग भी कह सकते हैं। स्प्लिटिंग, स्प्लिट होना, टूट जाना, लाइट की प्रेजेंस। evolution of O2 and release of protons and electrons। ठीक है, ये इसका वो है। अच्छा देखिए, it happens by unknown enzyme complex। मतलब ऐसा नहीं कि हमारे लिए अननोन है, मतलब साइंस में ही उसके बारे में ज्यादा जानकारी है नहीं। अननोन एंजाइम कॉम्प्लेक्स, मैंगो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, ध्यान रखें। देखिए, एक बात बता दूं आपको, इकट्ठे आपको हर जगह मिलेंगे नहीं चारों बेटा। सबसे बड़ा रोल है उसमें एमएन का, मैग्नीज का। फिर जो रोल होता है वो होता है क्लोरीन। अगर आपको कभी क्वेश्चन में आए तो प्रेफरेंस, अगर फोटोलिसिस कौन कराता है, कौन से एलिमेंट्स की वजह से? मैग्नीज। देन क्लोरीन की वैल्यू होती है, दोनों है ना, MnCl2 के फॉर्म में नॉर्मली पाए जाते हैं। फिर कैल्शियम आयंस और बाइकार्बोनेट। कोई कोई क्वेश्चन करने में आपको, या हो सकता है MTGMT में जब मिलेगा क्वेश्चन तो आपको मिल लेंगे क्वेश्चन इस पे। ठीक है बेटा, तो ये कराते हैं। अब आपको देखिए पता है, मैंने उधर ही आपको इक्वेशन सी बना दी है, लेकिन रियलिटी में जो इक्वेशन होती है एनसीईआरटी में, वो नेट इक्वेशन बना रखी है। रियलिटी वाली इक्वेशन दिखा देता हूं मैं तुम्हें। 4H2O बेटा ब्रेक डाउन हुआ सनलाइट की प्रेजेंस में ही, है ना, H पॉजिटिव और 4OH नेगेटिव। ठीक है, ये इक्वेशन होती है फोटोलिसिस की, देखिए। और देखिए नेट क्या होती है। हम्म, आ जाओ बेटा, बोल दिया, आ जाओ। देखिए ध्यान से सुने, देखो ये देखो एनसीईआरटी में ये लिखी होगी, देखो जरा गौर से, ये वाली है ना बेटा, ये नेट इक्वेशन है। देखो, आवाज नहीं, यहाँ 4 में से माइनस कर दिए मैंने 2, तो यही तो आ जाएगी। यस सर। भाई 4 में से माइनस कर दिए तो यही आ जाएगी। यस सर। लेकिन रियलिटी में ये ऐसे डायरेक्ट नहीं टूटता,
रियल टी में पहले क्या होता था? वास्तव में बेटा 4H2O पहले H प्लस और OH में टूटेगा। और देखना OH, इस OH में 4 O हैं, तो 4 O में देखो 2 O तो आ गए इधर 2H2O में, 2 O ये हो गए 4, 4 H हैं, 4 H हो गए। और ये जो माइनस साइन है, 4 माइनस साइन का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन यहां पर निकलेंगे, है ना? तो ये इस टाइप से है क्वेश्चन। मेरे कहने का मतलब ये है, जो कि एनसीईआरटी में दिख नहीं रहा, छुपी हुई बात है ये, कि अगर सपोज करो क्वेश्चन तुम्हें आ जाता है कि एक ऑक्सीजन इवॉल्व कराने के लिए फोटोसिंथेसिस में, फोटोलिसिस ऑफ वाटर, है ना, कितने वाटर मॉलिक्यूल का होगा एक ऑक्सीजन इवॉल्व कराने के लिए? 4 का होगा। आप इससे धोखे में आ सकते हैं, सर जी आ गया वो तो। क्योंकि अगर आप इसकी बात करोगे नेट की, ये यूज करोगे तो एक H2O भी तो निकलेगा अकॉर्डिंग टू इक्वेशन। वास्तव में तो यूज एक है ना, एक ही होगा। देखना यहाँ पे इसमें देखो एक ऑक्सीजन निकल रही नहीं निकल रही, यस सर जी। जबकि यूज तो 4 हो रहे हैं ना। कभी भी कोई आप कंपनी में इन्वेस्टमेंट वो करेंगे, या कोई जैसे कोई भी दुकान चलाएंगे, कोई अपनी फैक्ट्री चलाएंगे, तो आप पहले से ही, ये थोड़ी है कि खर्चे को पहले से मुनाफे में से माइनस करके कह देंगे भाई मुनाफा हमें इतना हो गया। पहले तो खर्च करना पड़ेगा तभी मुनाफा होगा ना। तो ऐसे ही ये तब निकलेगा जब पहले यूज करोगे आप। यस सर। अगर दो यूज करोगे तो रियलिटी में एक ही यूज हो पाएगा। मैं एक बात बोलना चाह रहा हूं, फोटोलिसिस ऑफ 4 वाटर मॉलिक्यूल, नोट कर सकते हो लाइन, फोटोलिसिस ऑफ 4 वाटर मॉलिक्यूल्स, फोटोलिसिस ऑफ 4 वाटर मॉलिक्यूल्स इवॉल्व 1 O2 मॉलिक्यूल, है ना बेटा, इवॉल्व 1 O2 मॉलिक्यूल। जैसे क्वेश्चन में से आ जाए बात ऐसे ही। अच्छा सुनो एक चीज और, इवॉल्व 1 O2 मॉलिक्यूल एंड 4 इलेक्ट्रॉन्स या 4 प्रोटॉन्स, 4 प्रोटॉन्स एंड 4 इलेक्ट्रॉन। जैसे मैंने एक क्वेश्चन देखा था पहले, उसमें क्या था पता है, कि 12 प्रोटॉन 12 H पॉजिटिव, उसमें क्वेश्चन ये था कि 12 H पॉजिटिव फोटोलिसिस में 12 H पॉजिटिव इवॉल्व करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए कितने वाटर की फोटोलिसिस होगी? 12 H पॉजिटिव। इससे देखे तो आदमी तो फिर तो 6 लगा देगा। यस सर। आंसर था 12, 3 क्यों होगा बावली? 12 H देखना, जब 4 4 से से 4 4 बनने हैं तो 12 से 12 नहीं बनेंगे। सर जी तो एनसीईआरटी ने वाली चीज रखी है तो सर ये जी फिर नेट है ना। हमें उसके साथ ही चलना है। हाँ मतलब उसमें अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो, क्योंकि अब एनसीईआरटी ने तो बीच में वो भी नहीं दिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट्स के नाम, हाँ सर जी। इलेक्ट्रॉन कैरियर के, तो क्या है नहीं। हाँ सर जी। तो ये उसने नेट दे दी, गलत वो भी नहीं है, लेकिन वो रियलिटी नहीं बता रही। सर जी। समझे आप? यस सर जी। अब जैसे आपने, मैंने बताया ना आपको, कोई उसमें कोई आपने बिजनेस किया, प्रॉफिट हो गया, तो आपको, आपके पास में आप पैसे हैं, ठीक है, 1,000 रुपए, लेकिन वो उससे ये तो नहीं पता चल रहा ना आपके पास 1,000 रुपए हैं, आपने कहा ये हमारा, हमें अर्न हुआ है, ये तो नहीं पता चल रहा ना कि आपने लगाए कितने थे। यस सर जी। वो तो जब बात की जाएगी तभी तो पता चलेगा भाई इतने लगाए थे, ये हुआ, इसमें से माइनस करके ये बचा। तो वो केवल खोटा है, क्योंकि फिर वो क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता। ठीक मैं बता रहा था जो 12 में 12 है ना, सेम सेम वाला जो बता रहा था अभी, यस सर। तो वो 4 वाले के बजट से देखना है। खैर, तो अब देखिए ये फोटोलिसिस हो गई, मैंने आपको बता दिया है ना, ये यहाँ पर इस टाइप से मैंगो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स काम करता है और ये जरूरत होती है। सर जी एक मिनट तो और बता सर। मैं, एक क्वेश्चन बता दो। हाँ लिख लो, एक लाइन और लिख देना बेटा, एक पॉइंट लिख दिया क्वेश्चन। सर जी एक मिनट। चलो यहाँ पे लिख देता हूँ, उसे उतार लेने वाला। तो सर जी एनसीईआरटी इतना कॉम्प्लिकेट क्यों कर रही है सब चीज?
ये तो है ही, एनसीईआरटी सबसे कॉम्प्लेक्स बुक तो है। फोटोलिसिस ऑफ वाटर कंपेंसेट्स इलेक्ट्रॉन लॉस ऑफ फोटो सिस्टम्स ड्यूरिंग लाइट फेज। मतलब मैंने ये बता दिया कि बेटा ये फोटोलिसिस में जो इलेक्ट्रॉन है इनका क्या रोल है आगे। हाँ साहब, मैंने बताया ना अभी कि जो इलेक्ट्रॉन की कमी आएगी उसके पास, उसको पूरा कर रहा है, कंपनसेट कर रहा है ना, क्षतिपूर्ति कर रहा है हिंदी में बोले तो, ड्यूरिंग लाइट फेज। वही बताएंगे। अब जस्ट दूसरे वाला जो पार्ट है मैं बताने जाऊंगा ना, फोटो फॉस्फोराइलेशन बताऊंगा। कर लिया बेटा, लो सब साइड हो गया। रेस्पिरेशन तो तुम्हारा कंप्लीट हो गया जी था। सर जी। हो गया। तो बेटा रे, फोटो फॉस्फोराइलेशन मैंने बताया ना दूसरा पार्ट। भाई दो पार्ट बताए थे ना, यस सर। क्योंकि असली तो लाइट फेज वही है। देखिए बेटा, फोटो फॉस्फोराइलेशन, फॉस्फोराइलेशन हो रहा है, एडीपी से एटीपी बनना है, और इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। फोटो मतलब सनलाइट के लिए है, तो इसलिए इसको फोटो फॉस्फोराइलेशन कहा जाता है। ठीक है। आप जानते हैं कि देखिए एसिमिलिट्री पावर बनाने का उद्देश्य है हमारा लाइट फेज में, आपको पता है ना भाई, ये जो हमारी एसिमिलिट्री पावर्स थी इनको बनाने का ही तो मकसद है यस सर। डार्क फेज में यूज करने के लिए। तो ये यहीं पर सिंथेसिस होगी। लेकिन जो फोटो फॉस्फोराइलेशन का मेन नाम है वो नाम है एटीपी सिंथेसिस की वजह से। ठीक है। जैसे कार्बोक्सिलेशन होता है, CO2 जब यूज होती है तो कार्बोक्सिलेशन होता है ना बेटा। ऐसे ही जब फॉस्फोरस यूज होके एडीपी में, फॉस्फोरस यूज होके एटीपी बनना है, तो वो फॉस्फोराइलेशन हो रहा है, लाइट की प्रेजेंस में हो रहा है। ध्यान सुनना मेरी बात। जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एटीपी बनती है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इन माइटोकॉन्ड्रिया, देन इट इज कॉल्ड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। यस सर जी। पढ़ा है आपने यस सर जी। ईटीएस में, आपने पढ़ा है रेस्पिरेशन में ईटीएस, तो वहां पे आपने पढ़ा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो बेटा प्लांट में भी माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं भाई, माइटोकॉन्ड्रिया तो प्लांट एनिमल दोनों में है ना। यस सर। तो प्लांट में ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन भी हो रहा है और फोटो फॉस्फोराइलेशन भी हो रहा है। क्लियर। लेकिन आप जानते हैं क्लोरोप्लास्ट एनिमल में तो है नहीं, वो तो प्लांट में ही है बस। इसका मतलब फोटो फॉस्फोराइलेशन केवल और केवल प्लांट में हो रहा है। तो प्लांट सेल में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के मुकाबले क्लोरोप्लास्ट का नंबर कहीं ज्यादा होता है, और एनिमल में तो केवल केवल माइटोकॉन्ड्रिया होती हैं। तो इसलिए एनिमल में केवल ध्यान रखेंगे, एनिमल में केवल ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है, प्लांट में दोनों होते हैं, बट फोटो फॉस्फोराइलेशन लगभग 30 टाइम्स ग्रेटर देन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इन प्लांट।
चाहो तो मेंशन कर भी सकते हो। करो चलो। फोटोफॉस्फोराइलेशन इज अबाउट 30 टाइम्स greater than oxidative phosphorylation in plants फोटोफॉस्फोराइलेशन। is about, अभी वस्तु नाम ही लिख पाया था वो, यस is सर। about ये तो बात। 30 times greater, 30 गुना ज्यादा greater than Then, फोटो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। और ये कॉपी तेरी कैसी है इसमें, अगले पेज पे तो एक चौरी हो रहा है, फिजिक्स फिजिक्स क्या हो रही है, सर भी तभी तो कर रहा हूँ। तो ये ऐसे इतनी उसमें कर रहा है, कितना कंजूस बनना है, एक एक लाइन में चार चार लाइन लिख रहा है, सर जी पेज नहीं है तेरे पास। सर जी देखो सर जी, नोट्स बना रखे पूरे पक्के, सर जी ऐसा ना कहो। अच्छा, इनको पहले रखो फिर बाद में फेयर कर लेता हाँ, सर जी। है ना। देन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, पता क्यों, बिकॉज दे हैव हाई नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट देन माइटोकॉन्ड्रिया, बिकॉज दे हैव हायर नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, प्लांट में बेटा क्लोरोप्लास्ट का नंबर ज्यादा होता है, ये कारण है। दे हैव हायर नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट देन माइटोकॉन्ड्रिया, देन माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, यस सर। तो बेटा देखिए, फोटोफॉस्फोराइलेशन जो होता है ये दो टाइप का होता है यहाँ पे प्लांट में। एक होता है साहब नॉन साइक्लिक, नॉन साइक्लिक फोटो, ठीक है, फॉस्फोराइलेशन। और एक होता है साइक्लिक। देखिए, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक में अंतर क्या है, सीधी सी बात है। यस सर। आप जानते हैं कि यहां से कोई इलेक्ट्रॉन चला, बस तो उसमें इलेक्ट्रॉन है, या कोई भी आप, कोई बंदा है इलेक्ट्रॉन है, और ऐसे घूमता 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 गया, उधर से निकल गया, ठीक है। और एक है कि यहां से चला, घूमता 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 और फिर वापस आ गया यहीं पे। यानी जब अपने ओरिजिन पॉइंट पे ही वापस आ जाए अगर इलेक्ट्रॉन, तो साइक्लिक है, जहां से निकला है। और जहां से बेटा निकला है, अगर वहां पे वापस लौट के ना आए, नॉन साइक्लिक। नॉन साइक्लिक मेन होता है, नॉन साइक्लिक वाला। पहले मैं बता रहा हूँ नॉन साइक्लिक को, है ना, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बट फोटो लिख देना, मतलब काफी है, ये सबको पता है। पूरा नाम फोटो फॉस्फोराइलेशन, इसको बेटा आल्सो कॉल्ड जेड स्कीम जेडी जी सर। बाय हिल एंड बेंडल। हिल और बेंडल मतलब बंदों के नाम है ये, इन्होंने इसको जेड स्कीम नाम भी दिया, ठीक है। अकॉर्डिंग टू redox potential ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, ठीक है। ये ब्रैकेट में लिख देता हूँ, एक्चुअली में उसकी शेप जेड जैसी आई जो उन्होंने बोली,
तो हमें तो एन जैसी लगेगी है ना, ऐसे कर देंगे तो जेड हो जाएगा। तो रिडॉक्स पोटेंशियल के अकॉर्डिंग उसको जेड शिफ्ट नाम दिया गया। इसमें पता है PS1 PS2 दोनों इन्वॉल्व होते हैं। PS1 और यस। PS2। अब देखिए भाई, जानबूझकर मैंने थोड़ा सा उसके लेवल से PS1 को थोड़ा ऊपर रखा है। रियलिटी में यही होता है, रिडॉक्स पोटेंशियल वाइज PS1 थोड़ा सा ऊपर लोकेटेड होता है। और ये ऐसे ऐसे एरो जो दिखा रहा हूँ इसका क्या मतलब है? अरे बोलो भाई, लाइट पड़ रही है, सीधी सी बात है। ये HNU मतलब वही फोटोन की एनर्जी। ये सनलाइट आ रही है बेटा दोनों फोटो सिस्टम पे। अब ये तो ये मत कहना कि नीचे से जमीन में से कहाँ आ रही है, वो तो दिखाया गया रिप्रेजेंटेशन की लाइट आ रही है ना बेटा, आएगी तो ऊपर से ही, जैसे इधर हमने ऊपर से दिखाई थी। तो ये फोटो सिस्टम है, आप जानते हैं। और ये पूरा फोटो सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, PS2 PS1, जिनमें रिएक्शन सेंटर, एंटीना, मॉलिक्यूल सब है। तो बेटा आप जानते हैं जब इसमें लाइट पड़ेगी तो इससे इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे नहीं होंगे? यस सर। और मैं एक काम करता हूँ, प्रॉपर बैलेंस वे में ही दिखा रहा हूँ। तो मैं 4 इलेक्ट्रॉन जाते हुए दिखा रहा हूँ। तुम्हें याद है ना, एक ऑक्सीजन एवोल्यूशन के साथ कितने इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे थे? हाँ। देखो नहीं तो उसमें हाँ एक जी। ऑक्सीजन के साथ 4 इलेक्ट्रॉन थे। तो एक टर्न तो दिखाना ही है ना पूरा एक ऑक्सीजन वाला। तो 4 इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं जैसे। तो पता है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है फियोफाइटिन, यस। PHEO। मतलब इनकी फुल फॉर्म में एक जगह लिख दूंगा, ठीक है, साइड में। PHEO, ये बेटा फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है इसका। किसका? PS2 का। अच्छा जी, इससे भी इलेक्ट्रॉन एमिट हुए। इसका फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है FeS। आयरन सल्फर प्रोटीन है एक, ये आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स है। कर दिया उसमें भी ना रेस्पिरेशन। FeS नहीं था। अब सुनो, ठीक है बेटा, दोनों पे अपने अलग अलग, क्योंकि बहुत से बच्चे क्या कहते हैं कि पहले ये काम करेगा तब ये काम करेगा। ऐसा नहीं है, लाइट दोनों पे एक साथ पड़ रही है। पड़ रही नहीं पड़ रही? अब देखिए, यहाँ पर थियोफाइटिन से जो इलेक्ट्रॉन है वो गए किसके पास? क्विनोन के पास। क्विनोन, देन आया प्लास्टोक्विनोन। कौन आया? लास्ट ऑफ क्विनोन। PQ। PQ के बाद में आया बेटा साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम, हाँ B6 एफ। F कॉम्प्लेक्स, है ना बेटा, यस या BF कॉम्प्लेक्स। दो है ये साइटोक्रोम, बता दूंगा। देन PC, ब्लास्टोसाइड्स। PC, है ना, प्लास्टोसाइनेंस, नॉट प्रियंका चोपड़ा। तो बेटा रे, हाँ उसको PC नाम से जी फेमस सर। था ना शॉर्ट में। तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहे हैं। FD फेरेडॉक्सिन होता है।
देखिए साहब, ये आपके सामने नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है, जेड स्कीम है। इनके कंपोनेंट एक बार को मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखिए नाम अगर है ना बेटा, फियो, PHEO का नाम है पूरा फियोफाइटिन। क्यू का मतलब है क्विनोन, PQ का मतलब है प्लास्टोक्विनोन, साइट B6F का मतलब है साइटोक्रोम B6 एंड साइटोक्रोम F कॉम्प्लेक्स है ना। PC का मतलब है प्लास्टोसाइनिन, प्लास्टोसाइनिन। खास बात यह है कॉपर कंटेनिंग, नाम है ना साइनिन, अच्छा जी। तो कॉपर कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन कैरियर है, ध्यान रखिएगा। अकेला इस पूरे पाथवे में ऐसा है जो कॉपर कंसिस्ट करता है, कॉपर कंटेनिंग। ठीक है, साइटोक्रोम आयरन कंटेनिंग होते हैं, आपने ETS में उसमें पढ़ा भी है। तो मैं याद है रेस्पिरेशन में भी आपने कोई कॉपर कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन कैरियर पढ़ा था? बताओ, एनीवन? रेस्पिरेशन में जब आपको रेस्पिरेशन पढ़ा गया होगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। कॉम्प्लेक्स नंबर 4। हाँ, शाबाश। जी सर जी। क्या नाम था उसका? सर जी, सर जी उसके अंदर 2 कॉपर थे। आयरन भी होते हैं दो जी सर जी। यूनिट, दो कॉपर। साइटोक्रोम AA3, जी सर जी। खास तौर से उसमें जो साइटोक्रोम A3 है वो कॉपर और आयरन दोनों रखता था, क्योंकि साइटोक्रोम नाम का मतलब ही आयरन तो है ही है। APS का मतलब बेटा आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स है, प्रोटीन। ठीक है, FD का मतलब फेरेडोक्सिन। ठीक है बेटा, ये मैंने इनके नाम यहाँ पर रख दिए, बता दिए, डिक्शनरी दे दी। क्लियर? यस सर। अब देखिए, आप ध्यान से देख रहे हैं, इधर दोनों पर लाइट पड़ रही है ना, इधर सामने देखें सभी लोग, दोनों फोटो सिस्टम पर लाइट पड़ रही है, दोनों से इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं। तो आप जानते हैं दोनों के रिएक्शन सेंटर अपनी ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में आ गए, दोनों के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई अपनी, है ना। तो इसके PS1 के इलेक्ट्रॉन ये ऐसे ऐसे गए, और फाइनली जो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वो NADP है, और NADP ने वो इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन इसके ले लिए, 4 प्रोटॉन ले लिए, मेट उसमें से, स्ट्रोमा में से। बताएंगे आगे, स्ट्रोमा में बनना है ये, वैसे ये प्रोसेस उसमें हो रही है, ये उधर बनना है। तो बेटा, और 4H ले लिए। तो आप जानते हो H पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन मिलके पूरा हाइड्रोजन एटम बन गए, नहीं बन गए? तो देखो 4H यहाँ पर आ गई, NADP से 2 NADPH2 बन गया। क्लियर? और एक ATP तब बनता है जब प्लास्टिक किनोन से साइटोक्रोम B6F पर जाते हैं इलेक्ट्रॉन। अब एक चीज आप नोटिस कर रहे हैं, PS1 के जो इलेक्ट्रॉन निकले उसकी कमी आई, PS1 के जो इलेक्ट्रॉन निकले उसकी कमी आई, उसको पीछे से इलेक्ट्रॉन कंपनसेट PS2 दे रहा है। कौन दे रहा है? PS2। बोला इनका अरेंजमेंट इस टाइप से है कि PS2 उसकी भरपाई कर रहा है जो उसके इलेक्ट्रॉन कमी आई थी PS1 के। क्लियर? यस सर। तो उसे कोई दिक्कत नहीं है, नो सर। दोबारा से फिर से लाइट पड़ने पर फिर से इलेक्ट्रॉन एमिट कर सकता है ना। लेकिन इसकी भरपाई कौन करेगा PS2 की? वो जो बताया था वाटर, वाटर की फोटोलिसिस होकर उसकी भरपाई होगी। क्लियर? यस सर। इसीलिए जैसे क्वेश्चन का भी आता है कि वाई फोटोलिसिस ऑफ वाटर, है ना, नॉट अकर्स अपॉन PS1 या डज नॉट टेक प्लेस ऑन PS1, मतलब क्यों, क्यों नहीं हो रही? तो क्योंकि आप उसका आंसर ये दोगे क्योंकि उसको जरूरत, या क्वेश्चन आएगा जरूरत क्यों नहीं है उसको, वाई PS1 है ना, डोंट रिकॉर्ड या डजंट रिकॉर्ड फोटोलिसिस ऑफ वाटर। तो आप बोलेंगे क्यों, क्योंकि उसकी कंपनसेट कौन कर रहा है? PS2, तो इसलिए उसको जरूरत नहीं है। फोटोलिसिस ऑफ वाटर की जरूरत है PS2 को, उसे कोई नहीं दे रहा पीछे से इलेक्ट्रॉन, है ना। तो बेटा रे, यहाँ पर अब हम बनाएंगे वो 4s2 बनाया था ना, याद है? या फिर यहाँ पे नेट भी दिखा सकते हैं, यहाँ तो बस क्या दिखा सकते हैं हम,
डबल डबल वो दिखाने के बजाय सीधे नेट दिखा देंगे। 4 इलेक्ट्रॉन इधर गए, 4H और प्लस P। क्लियर? यस सर। ये पूरा हमारा नॉन साइक्लिक या जेड स्कीम क्लियर हो गया। अब आप इसमें एक देख रहे हैं कि हमें क्या मिल रहा है, प्रोडक्ट्स। इसके जो प्रोडक्ट्स हैं नॉन साइक्लिक के, जेड स्कीम के, आप देख रहे हैं कि एक टर्न में, जो इसका एक टर्न है पूरा, आपको एक एटीपी मिल रहा है प्लस 4 कहां बेटा, 2 एनएडीपीएच। ये गड़बड़ कर दोगे हिसाब किताब तो गड़बड़ हो जाएगा। अब सबसे बड़ी मुझे शिकायत एनसीईआरटी से यही तो है कि आगे इन्होंने डार्क फेज में ये तो लिख दिया, क्या इन हुआ क्या आउट हुआ ग्लूकोज बनाने के लिए, कि 18 एटीपी हुए 12 एनडीपी, लेकिन कहीं भी बैलेंस करके ना डार्क फेज में कि कहाँ कितने कितने यूज होने हैं, बस लिख दिया एनएडीपीएच एटीपी। बच्चा तो कंफ्यूज होगा ही होगा, सीधी सी बात है। वो तो बस जितने दिख रहे हैं उन्हें उतने ही काउंट करेगा, ये तो नहीं जानता वो कि ये 2 मॉलिक्यूल है एक है, लिखना तो चाहिए। और ऐसे यहाँ पे, यहाँ पर आप देखेंगे तो एनएडीपीएच बनना है, एटीपी बनना है ना, और साइक्लिक में एटीपी बनना है, लेकिन ये तो नहीं बताया कि कितना कितना। तो एनएडीपीएच वास्तव में 2 बनने हैं नॉन साइक्लिक में एक में, और एटीपी एक बनना है। तो बेटा आप जानते हैं, और साथ में प्रोडक्ट, हाँ, और क्या होगा, एक ऑक्सीजन, ये भी तो निकल रही है नॉन साइक्लिक में, ऑक्सीजन गैस भी। तो 6 टर्न में क्या होगा, तो उसका 6 से मल्टीप्लाई कर दो, एनएडीपीएच और प्लस 6O2, है ना। ये है हमारा प्रोडक्ट्स जो हमने हमने मतलब प्लांट ने अपनी पॉकेट में रख लिए। ठीक है, क्लियर है यहां तक बात। अब हम बात करेंगे, इसको भी सामने ही रखा रहने देते हैं बना हुआ, क्योंकि हमारा काम इतनी सी जगह में ही चल जाएगा। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ओनली PS1 है ना इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस, या इन दिस फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो बेटा रे, ओनली PS1 इज इन्वॉल्व। तो देखिए साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में उसी के इलेक्ट्रॉन मैंने बताया लौट के उसी पाए जाते हैं, तो जरूरत ही नहीं है कोई फोटोलिसिस की। तो यहाँ पर इसी PS1 को मैं दिखा रहा हूँ भाई साहब। एक चीज और बता दूं जरा, काम की बात, ये भी चलेंगे तो सब बिल्लू ही मेरे ख्याल से। पता है, एक काम और कर सकते हैं। ये क्या है, अपहिल। ये जो वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो कैसे हो रहा है, अपहिल, है ना, इलेक्ट्रॉन। अरे डाउन ये डाउन हिल, ठीक है, फिर से अपहिल, ठीक है, फिर से डाउन हिल, रेडॉक्स पोटेंशियल के अकॉर्डिंग, ये भी मेंशन कर लेना, वो ज्यादा बेटर रहेगा। तो बेटा इससे वो इलेक्ट्रॉन गए साहब निकले, तो आप बेशक चाहे 4 लिखो ना लिखो, वो तो मैं बैलेंस बनाने के लिए, क्योंकि ये जो मैंने बनाई प्रोसेस ये प्रॉपर बैलेंस है, सभी इलेक्ट्रॉन भी जितने वास्तव में एक ऑक्सीजन इवॉल्व करने के लिए ये प्रोसेस होगी, ठीक है। तो बेटा रे एफईएस, एफईएस से जो इलेक्ट्रॉन गया फेरेडॉक्सिन, एफडी, एफडी से जो गया साइटोक्रोम B6,
PQ। चक्कर क्या है मैं आपको बताऊं, पहले एनसीईआरटी इसको BF ही दिखाती थी बस, अब B6 करके नाम बोल दिया। साइटोक्रोम B6 की जगह पहले क्या था, साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम F। तो परेशान मत हो ना, वो एक ही बात है। लेकिन यहाँ पर एक साइटोक्रोम B6 एक कंपोनेंट अलग से होता है। IP का मतलब क्या होता है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। क्या मतलब होता है IP का, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो बेटा रे, यहाँ पर आप देख रहे हैं, देखिए ध्यान से, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, आप नोटिस करें यहाँ पर जो कंपोनेंट है, देखिए ध्यान से देखना, FD के बाद में NADP नहीं आया, NADP नहीं आया। एक बस बीच में साइटोक्रोम B6 लगा दिया मैंने, अगर मैं इसको इधर को घुमा दूं, है ना, FD से साइटोक्रोम B6 आ गया, और B6 के बाद में देखना फिर से इसी में लिंक हो गया पाथवे, देखो, है ना, फिर से वही कंपोनेंट आ गए सेम, PQ, है ना, वही आगे नहीं आ गए। और एक चीज नोटिस कर रहे हो, लौट के वहीं पे वापस आ गए, तो उसको दोबारा से ग्राउंड स्टेट में ले आएंगे। सर जी। और इसमें NADPH2 नहीं बनेगा, क्योंकि जब NADP है ही नहीं, ऑक्सीजन का एवोल्यूशन नहीं होगा। ये क्वेश्चन है सारे के सारे, कि ऑक्सीजन का एवोल्यूशन भी नहीं होगा यहाँ पे साइक्लिक में। क्यों नहीं होगा, वाटर की फोटोलिसिस नहीं हो रही, यहाँ NADPH2 भी नहीं बनेगा, ATP बनेंगे लेकिन दो जगह। गौर से देखिए, एक तो पहली वाली साइड थी, एक और साइड जनरेट हो गई, तो एक टर्न में साइक्लिक में दो ATP। अब ये भी एनसीईआरटी में कहा मेंशन है, तो बेटा रे, जब प्रोडक्ट्स की बात करते हैं ना हम इसके, तो एक टर्न में कितने बनेंगे, दो ATP, तो 6 टर्न में बनेंगे 12। ठीक है। अब ओवरऑल पूरी लाइट फेज में 6 ऑक्सीजन के एवोल्यूशन के साथ, अगर 6 ऑक्सीजन के एवोल्यूशन की बात कर रहे हो आप, यानी 6 टर्न में, तो क्या क्या आपके पास में मिल गया, है ना, क्या क्या प्रोडक्ट्स आपको मिल गए लाइट फेज में। तो यहां पर हम लिख देते हैं, देखो, प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट फेज, जिसको लेकर के हम जाएंगे ना आगे डार्क में, तो वो हैं आपके 6 ATP और 12 ATP, कितने हो गए, 18 ATP, 12 NADPH2, ये तो वो एसिमिलेटरी पावर हो गई। और इसके अलावा 6 ऑक्सीजन, है ना, यानी 6 ऑक्सीजन एवोल्यूशन के साथ में ये आपको एसिमिलेटरी पावर मिल गई। किसी को कोई डाउट हो तो समझ लेना, कोई दिक्कत अगर लग रही हो तो सब ये आपकी पॉकेट में है, और ये यूज हो जाना है, कोई बचेगा नहीं इनमें से। ये सभी डार्क फ्रीज के लिए इतना जरूरी है मटेरियल होना, नहीं तो केल्विन साइकिल चलेगा ही नहीं आगे, फिर मतलब कंप्लीट ही नहीं होगा। हालांकि प्रोसेस तो बल्क में चलती है ना, लेकिन हमने ये एक वो बजट लेके चला है कि 6 ऑक्सीजन एवोल्यूशन के साथ में क्या क्या चाहिए। क्योंकि कभी कभी यहाँ पे टीचर्स अपने अपने अकॉर्डिंग तरीके से भी बता देते हैं, कोई कोई बीच में अपने कंपोनेंट उड़ा दिया या कुछ अपने अकॉर्डिंग, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जो है बिल्कुल प्रॉपर ये बैलेंस, वो ये प्रोसेस है, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक। तो लाइट फेज कंप्लीट हो गया बेटा। और अभी बात करते हैं
पता है, एक बात जो हमारी फोटो सिस्टम के साथ में एक बात रह गई थी, जो अभी यहाँ पे बता देता हूँ। तो मैंने बताया ना कि इसमें PS1 PS2 दोनों इन्वॉल्व है, जैसे ये सब बताया हमने। इनकी लोकेशन, PS1 PS2 की लोकेशन कहाँ पर है? क्या चलिए मैं तो कहाँ पर है? सभी PS2 तो वहाँ होंगे थैलाकोइड पे और PS1 हो गए स्ट्रोमल लाइनरी की मेम्ब्रेन पे। अच्छा। तीन है साइड। हाँ हाँ, ये बोल रहा है कुछ अंशु, आप पढ़ पढ़ के कुछ लाइन बोल रहा है। चलिए। दिखाता हूँ। पढ़ पढ़ के कहना है, नर्स। हमने कहा ये कब से समझदार बन गया। पता है बच्चे क्या होते हैं, बच्चे अपने आप को बहुत समझदार बनते हैं, बहुत मतलब इसकी भी बात नहीं कर रहा मैं बच्चे की, मतलब ज्यादातर वो क्या सोचते हैं कि हम कुछ खुरापात कर रहे हैं, या हम कहीं मोबाइल चला रहे हैं, या हम है ना ये भी खुरापातों में लगे हुए हैं, ये फिर सर को पता नहीं चल रहा, सर तो अपने उसमें लगे हुए हैं। ऐसा नहीं होता बिल्कुल भी। जो शिक्षक होते हैं, टीचर आपके जो भी टीचर से, उनकी एक्स्ट्रा आंखें होती हैं दो पीछे भी, ये मान सकते हो आप। एक अडेप्टेशन हो जाता है, क्योंकि जब ये टीचिंग ये करते करते ना ऐसे, तो उन्हें एक वो आदत हो जाती है। जैसे मैं अभी इधर देख रहा हूँ, तो अपने आप मेरी एक आंख में ना, या तो कह लो कि डिफेक्ट सा हो जाता है, तो वो एक उधर को भी घूम के उधर भी नजर पहुंच रही है। क्योंकि गुरु जी भी कभी शिक्षक शिक्षक भी कभी स्टूडेंट थे। तो ये एक हमें है ना बेनिफिशियल होता है। अब उधर देख रहा हूँ तो मेरी इधर भी नजर जा रही है, कौन क्या कर रहा है। तो पता रहता है, लेकिन क्या है कि तो सर जी सर टीचर हर बात पे, और ऐसे अगर हर बच्चे को अगर उसी में मैनर में लाने के लिए ना वेल मैनर करते रहेंगे, और वो तो फिर पढ़ाएंगे कब? तो इग्नोर किया जाता है ऐसी छोटी मोटी चीजों को। ठीक है, क्योंकि देखो पढ़ने वाला जो बच्चा है, आज का जमाना ऐसा है कि किसी को आप मार पीट के पढ़ा नहीं सकते, है ना, जबरदस्ती। तो पढ़ने वाला जो बच्चा है वो टाइम से आएगा, कोशिश करेगा कि मैं टाइम पर यहाँ पहुंच जाऊं, है ना। अब जैसे मुझे अगर यहाँ क्लास लेने आना होता बेटा, तो कॉलेज जाना होता है 10 साढ़े 10 बजे जैसे जाता हूँ, तो मैं भी आराम से उठता हूँ और आराम से तैयार होता हूँ। लेकिन जब यहाँ पे अगर क्लास बोला गया कि इन्होंने कि 8:30 से क्लास है, तो आप नोटिस करोगे, या किसी को पता हो, जैसे ये बच्चा आ गया था जल्दी आज सुबह, कल है मैच ना, मैं इन तीनों दिनों में सबसे पहले मैं आया हूँ। सर जी कल 25 पे खड़े हैं आप। हाँ, 20 पे ही आ गया था मैं, फिर टहल रहा हाँ था सर थोड़ा जी। बहुत, टाइम पास कर रहा था। तो सबसे पहले आता हूँ मैं यहाँ पे, इन दिनों में मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ा और 5 मिनट लेट निकलूं, लेकिन फिर पहुंच जाता हूँ। तो कभी कभी वो वो जो है बैटरी वाला रिक्शा, वो जल्दी मिल जाता है, कभी कभी टाइम पे ऐसा होता है। आपको सर जी सो तो गए टुडे क्लास में बीच में लेट। हाँ, ये तो खैर ये तो सोता सोता आता है, ऐसे नहीं, ऐसे उठेगा, अच्छा टाइम हो गया, चल ले होगी क्लास, बस करेगा ऐसे, और अपना बैग टांगा, थोड़े बाल वाल इधर उधर को करते रहा, है ना, और चल देता है। कभी अगर इसे लगता है आंखों में नींद नहीं सी, तो ऐसे कर कर और ऐसे, है ना, और आंखों को थोड़ा रगड़ लेता होगा, जैसे नोट पे नहीं लगाते, ऐसे कर करके नोट गिन लेता, तो ऐसे कर करके ऐसे कर लेता होगा ये, तो अपने आंख खुल जाती है इसकी नींद। क्योंकि जब ये आता है ऐसे आता है एकदम कि बस जस्ट सो के उठा हुआ आ ही रहा है, कभी, है ना, जल्दी आंख खुल जाती है इनकी, तो थोड़े से जल्दी आ जाते हैं, लेकिन आएंगे लेट ही। तो बेटा रे, मैं जो लोकेशन बता रहा था, लोकेशन ऑफ PS1 एंड PS2, देखिए ग्रेनम दिखाया हुआ है बेटा, ग्रेनम है ना, ये स्ट्रोमा लैमेला है।
बेटा जो ग्रेना के थाइलेकॉइड्स होते हैं ना, जी सर। उन पर भी बाहर वाले, जैसे आप जानते हो कि एक पूरा है ना, एक के ऊपर एक लगा हुआ पाइल है, या जैसे सिक्कों का एक चट्टा सा लगाते हैं, आप ढेर सा लगाते हैं। चट्टा मतलब जानते हो, चट्टा एक के ऊपर एक जैसे लगा देते हैं, तो पता है। तो यहाँ पर ये जो आउटर वाली फेसेस हैं, बाहर बाहर वाली, उन सरफेस पर, आउटर वाली साइड्स पर, ये एनसीईआरटी ने बोला है कि इनर आउटर, तो थोड़ा आउटर वाली साइड्स पर PS1 पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ग्रेना में, ग्रेना थाइलेकॉइड में आउटर वाली साइड्स पर PS1 है, उसको बोलते हैं नॉन एप्रेस्ड रीजन्स। क्या बोलते हैं टर्म? नॉन एप्रेस्ड रीजन। ये मैंने लिखा है PS1 ऑन नॉन एप्रेस्ड रीजन्स ऑफ ग्रेना थाइलेकॉइड, और बता दूंगा अभी, नॉन एप्रेस्ड का मतलब आउटर साइड्स। अच्छा, अब कलर तो खैर यही है, मैं उसको थोड़े दूसरे डिजाइन बनाता हूँ, बॉक्स बॉक्स बना देता हूँ। देखिए ये जो मैंने बॉक्स बॉक्स से बनाए बीच बीच में, अंदर वाली जो मेम्ब्रेन्स है ना बेटा, बीच वाली जो साइड्स है थाइलेकॉइड्स की, क्योंकि एक थाइलेकॉइड के नीचे दूसरी थाइलेकॉइड तो दबी हुई है एक दूसरे से, तो वो जो अंदर वाले रीजन्स हैं, इनको बोलते हैं हम एप्रेस रीजन्स ऑफ ग्रेना थाइलेकॉइड। उसमें बस PS2 होता है, ठीक है। ये PS2 के पिगमेंट्स हैं। यार यस सर। इसका मतलब ये बात हुई कि जो स्ट्रोमा लेमली है, वहां पर केवल साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन चलेगा। भाई वहां तो केवल साइक्लिक ही चल सकता है ना बेटा, लेकिन जो हमारा ग्रेना वाला पार्ट है, उसमें दोनों चलेंगे, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक, ठीक है। और देखो, अगर ओवरऑल अगर हम बात करें, तो कंट्रीब्यूशन ज्यादा किसका है? नॉन साइक्लिक का ज्यादा कंट्रीब्यूशन है या साइक्लिक का? नॉन साइक्लिक। नॉन साइक्लिक, क्योंकि उसमें अब देखें ऑक्सीजन उसी में मिल रही है, हमारे लिए तो उसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। दूसरा NADPH2, तो देखो एक चीज मैं तुम्हें बताऊंगा, एक आइडिया, वो तुम जानते हो, रेस्पिरेशन से तुम जानते हो, एक NADH2 या NADPH2, इसका मतलब 3 ATP के बराबर होता है। यस सर। किसके बराबर होता है? तो 3 ATP और 1 ATP, सॉरी, दो का मतलब 6 और एक 7, तो एक टर्म में 7 ATP बनने हैं वहां पे ओवरऑल, अगर ATP के फॉर्म में ही देखें तो यहाँ पे 2 बनने हैं, तो इसके मुकाबले मोर देन 3 टाइम्स, है ना, है उसकी वैल्यू नहीं है एफिशिएंसी वाइज। और एक चीज और है, कभी जैसे तुम्हें क्वेश्चन देखिए, होता क्या है, फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन में से अप्लाइड क्वेश्चन बहुत सारे बनते रहते हैं। रेस्पिरेशन में मैं इतने सारे क्वेश्चन पूछ सकता हूँ तुमसे, कि अगर ये सबस्ट्रेट यूज होगा तो कितने ATP बनेंगे, ये होगा तो कितने ATP बनेंगे, बहुत सारे। कोई जरूरी नहीं कि ग्लूकोज से बात की जाएगी, बीच में से कहीं से भी उठा के बात की जाएगी। दोनों चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप ये ध्यान रखना, ठीक है। इंपॉर्टेंट तो तीनों ही चैप्टर हैं,
लेकिन प्लांट ग्रोथ में पूरा याद करने का ज्यादा रहेगा। लेकिन यहाँ पर इन दोनों में क्वेश्चंस, चैप्टर छोटा दिखेगा, मान लो रेस्पिरेशन भी बहुत सारे बन सकते हैं अलग अलग फॉर्म में। बात करूंगा मैं तुमसे उसकी भी, कुछ ना कुछ पूछताछ है ना, क्वेश्चंस के डिस्कशन से हम ऐसे करेंगे रेस्पिरेशन में, तो पता चलेगा कि तुम क्या क्या जानते हो, नहीं तो जानकारी दी जाएगी। ठीक है, तो बेटा अगर जैसे एक क्वेश्चन आए कि क्या साइक्लिक नॉन साइक्लिक दोनों होना ही जरूरी है, या मतलब जैसे स्टेप से, या फिर स्टेटमेंट कि नॉन साइक्लिक, अगर साइक्लिक नहीं हो रहा है तब भी फोटोसिंथेसिस हो सकती है, तो स्टेटमेंट सही है। लेकिन केवल साइक्लिक होने पर नहीं हो सकती, क्योंकि चक्कर क्या है, साइक्लिक में जो चीज आगे चाहिए ना वो सारा मसाला नहीं बनना। नॉन साइक्लिक में तो आप देखें, लाइट फेज के प्रोडक्ट होते हैं ऑक्सीजन, एटीपी और एनडीपीएच, सब बन रहे हैं ना। बस इतनी बात है कि अब भाई एटीपी कम बनेंगे तो इसके ज्यादा टर्न चलाने पड़ेंगे आगे डार्क फेज प्रॉपर करने के लिए। केवल अगर नॉन साइक्लिक ही चलता तो ज्यादा चलाना पड़ता, है ना, कि भले ही एक्स्ट्रा बन जाए एनडीपीएच लेकिन एटीपी तो पूरे बने। लेकिन काम तो चल सकता था ना, यस सर। चाहे धीमे धीमे ही चलती प्रोसेस, स्लो हो जाती। बट केवल साइक्लिक से काम नहीं चल सकता, तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ नॉन साइक्लिक की इंपॉर्टेंस ज्यादा। क्लियर है? यस सर। तो आगे बढ़े, क्लियर हो गई यहाँ तक बात? यस सर। अब देखिए, एक जानकारी देता हूं तुम्हें एक और आगे। एक्चुअली मैं हमारी जो डार्क फेज है उसके बारे में बात कर रहा हूँ जरा। आपकी पॉकेट में क्या रख रखा है आपने, आपको पता है यस सर। क्या रख रखा है? मनी। कितनी एनर्जी है? हाँ, 6 ऑक्सीजन के साथ 18 एटीपी और 12 एनएडीपी। तो अभी मैं पूरा डार्क फेज नहीं बताऊंगा, है ना, उसका इंट्रोडक्शन सा दे देता हूँ उतने टाइम। कल कराएंगे वैसे इसको। देखिए डार्क फेज, या इसको हम बायोकेमिकल फेज के नाम से भी जानते हैं, या बायोसिंथेटिक फेज। ठीक है बेटा, यस सर। तो आपको मैंने बताया था कि डार्क फेज में होता क्या, ए लड़की बात नहीं, डार्क फेज में हमने बताया था कि CO2 से शुगर की सिंथेसिस होगी, यस सर। C6H12O6। और इसके लिए आपने जो अभी पढ़ा है 6 CO2 है ना, 6 CO2 होंगे, तो पूरा बैलेंस करके दिखा रहा हूँ। तो बेटा यहाँ पर आपके जो अभी 18 एटीपी और 12 NADPH2 यूटिलाइज हो जाएंगे। ठीक है, और ये दिन और रात दोनों टाइम पे ही चलती रहती है। तो पता है, केल्विन और बेंसन दो बंदे थे, लेकिन ज्यादा फेमस इनमें केल्विन थे, तो इसलिए केल्विन साइकिल के नाम से जाना जाता है, या केल्विन एटल कह दिया जाता है। C3 साइकिल। केल्विन एटल है ना, जिन्होंने की मतलब एटल, एटल का मतलब जानते हो ना, एटल कहीं लगा होता है नहीं सर। हैं? हाँ, इनके सहयोगी मैंने बताया था एटल, अरे भूल गया अभी, कल परसों रूबेन एटल, हाँ सर जी। हाँ परसों परसों हाँ जी। रूबेन हासिद और कामिन, हाँ सर जी। जिन्होंने वो रेडियो आइसोटोपिक स्टडी की थी, है ना, टू प्रूव डेट ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम ओनली वाटर एंड नॉट फ्रॉम CO2, है ना। और ये सजेस्ट किसने किया था कि ऑक्सीजन केवल पानी से ही आती है, CO2 से नहीं आती? किसने सजेस्ट किया था? वॉन नील ने। बहुत इंपॉर्टेंट, वो तो मैंने बताया था माइलस्टोन डिस्कवरी थी यार, एनसीईआरटी में लिखी हुई माइलस्टोन डिस्कवरी, यानी बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी। मील का पत्थर। हाँ, फोटो बैक्टीरिया की फोटोसिंथेसिस पे काम किया था, और ये सजेस्ट किया था कि भाई वहां पे H2S यूज हो रहा है, वाटर नहीं हो रहा, तो वहां पे इसलिए ऑक्सीजन नहीं निकलती। यहाँ पे वाटर यूज हो रहा है तो ऑक्सीजन निकलती है। लेकिन उसको प्रूव करके दिखाया रूबेन अटल ने, या रूबेन हासिद कामिल। ये इसकी टेंटेड टू बंद कर दे, आवाज नहीं आनी चाहिए। और पता है, तो यहाँ पे बेटा जो केल्विन बेंसन
इन्होंने एक्चुअली में क्या किया बेटा, एक क्लोरेला, एक ग्रीन एल्गा क्लोरेला। मैं ये बता रहा हूँ कि सबसे पहले डार्क फेज के बारे में ही, ठीक है, वैसे दो टाइप आएंगे वो बताऊंगा, तो स्टार्टिंग यही थी। तो उन्होंने ग्रीन एल्गा क्लोरेला में, और बेटा CO2 फिक्सेशन का जो पाथवे है उसको ट्रेस किया। कैसे भाई, नॉर्मल आप जानते हैं, नॉर्मल जैसे मैंने बताया था ना उधर कि रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन यूज की थी H2O में, हाँ O18, ऐसे ही आप जानते हैं नॉर्मल जो CO2 होती है वो तो कार्बन 12 वाला होता है। सर जी, सिक्स, इन्होंने 14 वाला पकड़ लिया। हाँ, 6C12 होता है ना नॉर्मल। जी सर। इन्होंने ये लिया रेडियो आइसोटोप कार्बन का। तो CO2 जो थी वो रेडियो आइसोटोपिक प्रोवाइड कराई, बाहर से जो प्रोवाइड कराई प्लांट को, एल्गी को, ग्रीन एल्गा क्लोरेला को। तो अब देखिए, क्योंकि आप जानते हैं प्लांट बॉडी के अंदर कार्बन तो है ही ना, बहुत सारे कंपाउंड हैं। तो अगर हम नॉर्मली CO2 लेते तो हम ट्रेस कैसे करेंगे कि ये बाहर से जो कार्बन आ रहा है ये किस कंपाउंड में जा रहा है। अगर उस पर कोई टैग लगा होगा, जैसे यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं, कोई बच्चा बाहर से आ रहा है ना, तो मतलब सेम शकल के ही हैं सारे, ट्रेस सर जी, तो ट्रेस किया। पता कैसे चलेगा। तो अगर उसके ऊपर कोई फ्लैग लगा होगा या कोई मार्किंग हुई तो पता चलेगा कि ये रहा, कहाँ कहाँ जा रहा है वो। ऐसे ही जब बाहर से कार्बन C14 वाला लिया तो वो पाथवे ट्रेस हो जाएगा कि ये किस कंपाउंड में जा रहा है। तो ऑटो रेडियोग्राफी एक टेक्निक होती है, ऑटो रेडियोग्राफी, जी सर। उसकी हेल्प से उन्होंने पाथवे को ट्रेस किया। तो ये दिखाई दिया कि फर्स्ट जो बनने वाला कंपाउंड था, पहला बनने वाला, वो एक 3 कार्बन कंपाउंड था, 3PG। 3 PG। तो इसका मतलब ये नहीं कि 3 मॉलिक्यूल है ना, थर्ड तो पोजीशन है, थर्ड पोजीशन पे फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है, उसका नाम है 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, है ना बेटा। यस सर जी। इसका पूरा नाम है 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, या फिर आप 3 फॉस्फोग्लिसरेट भी कह सकते हैं, एक ही बात है। फॉस्फोग्लिसरेट या फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, यहाँ पे ये सब ऐसी चलती हैं, ध्यान रखना, मेलेट, मेलिक एसिड ऐसे चलती है। तो 3 फॉस्फोग्लिसरेट या 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ये फर्स्ट कंपाउंड था बेटा, फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड है ना। यस सर जी। तो इन्होंने इसके बेस पर पाथवे का नाम क्या रख दिया, C3 साइकिल। केल्विन साइकिल तो इनके नाम के बेसिस पे पड़ गया, जी सर। है ना। जी सर। और C3 साइकिल इस कंपाउंड के बेस पे पड़ गया कि जो कंपाउंड का नाम था। क्लियर है बेटा। जी। काफी अच्छा। फिर पहला वाला कंपाउंड तो ये बना, फिर आगे भी बताऊंगा ना पाथवे, तो कल पूरा पाथवे बनाऊंगा और बताऊंगा आपको, पूरा डिस्क्राइब करूंगा कहाँ कहाँ पे उसमें एनर्जी ये जो हमारी बनी थी कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज होगी। बिल्कुल आप एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग भी बताऊंगा कि एनसीईआरटी ने 3 फेज में पूरा डिवाइड कर रखा है, लेकिन कंपोनेंट उसने पूरे दिखाए नहीं है, बैलेंस नहीं दिखाया है, तो वो हम बात करेंगे। पता है बहुत समय तक लोग बाग यही मानते रहे कि फोटोसिंथेसिस यही होती होगी, डार्क फेज यही होती होगी, सब ये मानते रहे। ध्यान सुना मेरी बात। फिर बाद में साइंटिस्ट आए हैच एंड स्लैक। कौन आए, हैच एंड स्लैक। उन्होंने भी सेम यही प्रोसेस को दोहराया। ध्यान सुनना मेरी बात। वही रेडियो एक्टिव कार्बन लिया, वही ऑटो रेडियोग्राफी से पूरे को पाथवे को ट्रेस किया, लेकिन प्लांट ग्रीन एल्गा की बजाय इस बार सुगर केन था, गन्ना। क्या लिया, सुगर केन। शुगर केन को दी वो रेडियो एक्टिव CO2 उसकी लीक में। देखो ये भी तो बड़ी बात है कि उसके बंदे के दिमाग में क्यों आया, जो अब तक चला आ रहा था, सब कुछ सब माने बैठे थे कि भाई ये होता है, फर्स्ट कंपाउंड ये बनता है 3 कार्बन वाला, उसको फिर भी चैन नहीं था। बोले ये बात तो है, उस समय लोगों पर टाइम तो बहुत था, फ्री थे, है ना। तो उसने बंदे ने सोचा कि मैं शुगर केन में करके देखा यार, और देखिए नई चीज हाथ लगी। जब उसने पाथवे को ट्रेस किया ना इस बार, सेम वही टेक्निक ऑटो रेडियोग्राफी, तो पहला बनने वाला कंपाउंड इस बार 4 कार्बन वाला पाया गया, फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड, 4 कार्बन एसिड, ऑक्जेलोएस्टिक एसिड और मेलिक एसिड वगैरह बनते हैं आगे। तो इसीलिए उन्होंने, देखिए हैचो सेलेक्ट तो साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया नाम, है सेलेक्ट पाथवे, इस बेसिस पे उसको C4 पाथवे या C4 साइकिल बोला गया। क्लियर। तो ये दो बेटा डार्क फेज में 2 टाइप के पाथवे देखने को मिले,
पहले दुनिया ये जानती थी कि एक ही पाथवे है, नॉर्मल नॉर्मल एक ही बात है। फिर बाद में पता चला, तो इसलिए आज की डेट में हम 2 चीज़ें पढ़ेंगे, केल्विन साइकिल भी पढ़ेंगे डार्क फेज में और C4 साइकिल भी पढ़ेंगे। अंडरस्टूड? चलो, कल बात करेंगे बेटा आगे की ये डार्क फेज की।